निकालें पास पेपर का क्वेश्चन 2, फिर इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। पेज नंबर अच्छा जी, कौन सा है? इसको ख़त्म ना कर लें, आपको मैं तंग कर रहा हूँ। इसको ख़त्म ना कर लें, पेज 431 पे, पेज 431 पे मादरत थी थोड़ा सा, आ जाए पेज 431, उंगली उधर ही रहने दें। डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दें, इसकी परफॉर्मेंस और प्राइस के बाद मैं जज करूंगा कि मेरी बीवी का दांत निकालना है या नहीं निकालना। नहीं, वेल डन। मेरी बीवी का दांत कितने में निकालना है, नहीं निकालना है या नहीं निकालना तो अलग बात है, कितने में निकालना है। तो द कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करें, 4-5 दिन में पढ़ के देखूंगा कि दूसरा सब्जेक्ट आपके कॉलेज से पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आप छोटे बच्चे को रिक्शे पे ले जाया करें, फिर हम डिसाइड करेंगे 4-5 दिन बाद कि उससे छोटे बेटे को जो है वो रिक्शे पे आपके साथ भेजना है तो किस प्राइस में भेजना है। तो ये है। A marriage hall enters into a contract for a seminar to be held by PTCL for foreign clients to be held in November. ये कब होगा? नवंबर में। 3 days later, marriage hall entered into a separate contract for a seminar to be held by PTCL for local clients to be held in December. Page 431 है। The consideration of this contract depends on the performance of, इसकी कंसिडरेशन पहले की परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, या परफॉर्मेंस पे डिपेंड हो या प्राइस पे डिपेंड हो। कंक्लूजन, मैरिज हॉल कंक्लूडेड 2 contracts should be combined because the contracts were entered into at or nearly the same time. एक चीज मिसिंग है ना, with the same customer। यार ये सोल्यूशन सही करवा दो यार सारे ही, with the same customer, और एन एसोसिएट ऑफ कस्टमर भी हो सकता है। And the consideration of contract depends on the performance of other contract. ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर लेना चाहिए माय डियर? काट दें इसको। अच्छा, FR2 वाले हैं ये। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करने का फायदा क्या होता है? सबसे सुबह वाली मिसाल, कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करने का फायदा क्या होता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन ना करें तो पहले की सेल बुक हो जानी थी 3 लाख पे और दूसरे की सेल बुक हो जानी थी 20,000 पे। तो कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन होने का यह फायदा हुआ कि उनकी ट्रांजैक्शन प्राइस 320 बन गई, उनके ट्रांजैक्शन प्राइस 320 बन गई और उसको हमने 2 पीओस पर एलोकेट कर दिया। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, लेट अस गिव इट अ फाइनल लुक। एक एंटिटी के लिए बाइंडिंग है कि वो 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो एक वक्त में एक बंदे से हो रहे हैं
उनको एक ही कॉन्ट्रैक्ट समझ ले। अगर एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस पाई जाएं, वन और मोर कंडीशंस, एक भी पाई जाए तो काफ़ी है। उनका सिंगल डील हो, एक पैकेज हो, कंसिडरेशन टू बी डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट इन द गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्म। बस ये वाली चीज़ें आपने याद करनी है, ब्रैकेट वाली चीज़ें याद नहीं करनी। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन करा दे दिया जाएगा। डन। अच्छा, अब वो जो सवाल हम कर रहे थे पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 वो निकाल लें। एक मिनट यार, इधर देखिए कोई सवाल सूल दिए हुए हैं, देख लें और प्रैक्टिस कर लें इसकी। पेज 432। Builder company enters into 2 agreements with customer X. Contract number 1 is deliver bricks for 1 लाख। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 बाद में हुआ, इसमें डेज भी मेंशन होने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद हमने कहा उसे वॉल भी बना दो 7,000 की। नॉर्मली प्राइस ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉल इज 30,000। आमतौर पे वैसे वॉल 30,000 की बनती है। ब्रिक्स वो पहले लाख रुपए की लेके चला गया, नॉर्मली वॉल 30,000 की बनती है। अब इसमें सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी है आपका। सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि बस ब्रिक्स और वॉल बनाने की सर्विस से घर ही बनने ना। सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी है, और मुझे तो सिंगल पीओ भी लग रहा है। क्या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ कहां लिखा हुआ है? मुझे तो सिंगल पीओ लग रहा है यार। क्या हो गया भाई? सिंगल पीओ लग रहा है, बताइए ना। इन दो इनपुट्स को मिला के क्या किया जाएगा? तो सुबह से जो लगे हुए हैं, घर बन रहा है, बाथरूम बन रहा है, वो बन रहा है, मुझे तो सिंगल पीओ भी लग रहा है। मैंने सोल्यूशन में सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन असल बात यह है कि यह सिंगल पीओ भी है। इसको काट दें आगे, ये जरा। तो इट इज सिंगल पीओ, तो इसलिए इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर लें? कंबाइन कर लें। सिंगल पीओ कैसे है? ब्रिक्स कहीं और से मिल सकती हैं, घर कहीं और से बन सकता है, तो दीज आर distinct on its own, or not distinct in context of contract, because entity is combining inputs to produce a, कई दफा ये लफ्ज लिखे हैं। अब these are distinct on its own because our seller or other sellers are selling it regularly. इसलिए इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर लें? कंबाइन कर लें। कंक्लूजन क्या बना? अब अगर आपके इलाके पे आके वो बना के दे रहा है तो फिर पीओ सेटिस्फाई हो रहा होगा ओवर टाइम। अगर आपके घर ही आके वॉल्स के कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, और अगर कोई अलग जगह पे आपको बना के दे रहा है, तो फिर लंबी स्टोरी है। वो 2 शराइत देखनी पड़ेगी पॉइंट सी वाली, कि स्पेशलाइज नेचर की चीज़ है। ये तो मेरे ख्याल से स्पेशलाइज नेचर की चीज़ भी नहीं होनी, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में मना कर दिया जाए कि किसी और को बेच नहीं सकते।
फिर दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट के पैसे भी मिलने का हक हो। कुछ समझ आ रही है बातें, कुछ सुन रही हैं क्या हो रहा है? कुछ पंजाब में कहते हैं दड़ोपा सर को, तो दड़ोपा हिला नहीं रहे आप। X Limited enters into a contract to transfer products A and B. Payment for delivery of product A is conditional on delivery of product B. Payment is dependent on delivery of product B. तो एक की कंसिडरेशन दूसरे के उस पर डिपेंडेंट है, तो डेट्स वाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसकी तो जरूरत नहीं। इस जैसी मिसाल तो कर ली है। अब वो निकाल लें, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 524। पासवर्ड क्वेश्चन 1 भी अभी मुझे याद करा दीजिएगा, ये भी कर लेंगे। ECL has entered into a contract with Kashif Builder for construction residential project। बना के तो इसे घर देना है ना, उसमें मटेरियल भी देने हैं, ये गुड्स हैं, सर्विसेज भी देनी है, आर्किटेक्चर ये सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस ये भी सर्विसेज हैं। ECL और उसके कंपेटिटर्स आमतौर पे ये करते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन आज के नोट्स के पेज नंबर 4 के ऊपर होगा, लेकिन अभी आपको वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से देखते हैं। पहला सवाल होता है गुड्स आर डिस्टिंक्ट इन इट सेल्फ, दूसरा सवाल होता है गुड्स आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्टिंक्ट इन इट सेल्फ होती हैं जब ये हो रहा हो, और डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब ये वाली चीजें ना हो रही हों। समझ आ गई बात? तो जैसे आप ब्रेड अलग लें और टमाटर अलग लें और चिकन अलग लें, तो ये वाली चीजें हो रही हैं, ये चीजें अलग अलग हैं और एंटिटी कंबाइन नहीं करके दे रही। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तीनों चीजें क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। The goods or services mentioned in the contract, that is construction material and map services and clearance services, are distinct in itself because the customer can benefit from goods and services
on its own or together with other associated data readily available to customer. A customer can benefit from goods and services because these can be used, consumed, sold for a price greater than scrap value. Further, if these goods are regularly sold by our seller or other sellers, this would indicate that customer generally can benefit from the goods or services. For example, the customer can take benefit from construction material by contracting other contractors to build a, वो उसको बना के दे दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो that's why these चीजें आपस में क्या हैं? Distinct. इसका solution जो है, the different services being performed by the contractor separately identified in itself because the supplier or the suppliers are providing them separately. हमने जवाब सिर्फ इतना सा लिखा है, बहुत थोड़ा, कि these are distinct because, ये distinct हैं because, बस ये लिख के आए हैं, हालांकि ये ऊपर वाला भी लिखा जा सकता था, sold, consumed, used वाली बात. However, these are not, हाँ अगली बात है अब, क्या अब ये चीजें distinct हैं in the context of contract? Each promise is not separately identifiable from other promises in the contract. Is separable या is not separable? मैंने तो मिल्कशेक बनाने को कहा है, मैंने तो उससे सिर्फ घर बनाने को कहा है. Each entity's promises are not separately identifiable from other promises. अब पेपर में यहां नॉट डाल के आएंगे, यहां नॉट डाल के आएंगे और फिर यहां नॉट डाल के नहीं आएंगे. Entities' promises are not separately identifiable from other promises because entity is combining inputs to produce a. Therefore, these goods are not distinct in the context of. So, first criteria is met, but second criteria is not met. So, it is only a single performance. However, these are not distinct from point of view as entity is combining all these inputs to produce a. Based on this, CL should account for all services in the contract as a, बल्कि all goods and services, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी तो है. ये आज के नोट्स का चौथा सफा है जिस पे पेज 4 लिखा हुआ है. अच्छा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस वाला तो आपको दूसरी क्लास में पढ़ा दिया हुआ है बड़ी डिटेल से, वो आप वहीं से पढ़ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दिया जा रहा है, अपडेट्स दिए जा रहे हैं और सपोर्ट सर्विसेज दी जा रही हैं. ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सपोर्ट सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ because entity can use these goods and services on its own or together with the associated data. The software license is delivered before other services and remains functional without updates. Further, entity is not providing an integration service to combine the inputs to produce and thus promise is separately identified from other promises. Thus, promise is separately identifiable from other promises. अब तीन अलग अलग बातें हैं, हम उनसे कोई मिक्सचर नहीं बनवा रहे. और अगर हाईली कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन होती, वो तो है ही नहीं सवाल में, तो फिर और बात थी. Based on the above, the contract should not be counted for as a single performance, rather there are 3 separate performance obligations. अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन 1. In respect of above, give example of each of the following situation. Legal title pass but risk and reward are retained. Legal title does not pass but risk and rewards are passed to the consumer. लीज में ऐसा नहीं होता, सोचें, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेस भी जिसको मैं कह सकता हूं, तो सेल ऑन इंस्टॉलमेंट तो अलग चीज है वैसे, तो लीज और सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेस यानी चीजें किस्तों पे आपने बेच दी, तो उसमें यही नहीं होता कि लीगल टाइटल पास नहीं होता. क्यों?
ताकि अगला बंदा किराया देता रहे ना। अगर आपने उसको लीगल टाइटल ही उसके नाम कर दिया, लेकिन चीज तो आपने उसको दे दी है, इसलिए वो ROU डेबिट कर लेता था। तो चीज तो आपने उसको दे दी है, बट रिस्क एंड रिवार्ड्स आर पास्ड ऑन द कंज्यूमर। अगर चीज का नुकसान हो गया तो लेसर पूछेगा यार मेरा एसेट क्यों खराब किया है। जरा बार बार सोचें, आपने रिक्शा किस्तों पे लेते हैं लोग, तो रिक्शा तो आपके नाम नहीं लग सकेगा क्योंकि आपने किस्तें नहीं पूरी दी। तो लीगल टाइटल कैसे आपके नाम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। रिक्शे बेचने वाला पागल है आपके नाम लगवाए। तो क्या करना पड़ेगा? फिलहाल उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड दे दें रिक्शे के, चलाओ जो मर्जी करो रिक्शे के साथ, लेकिन लीगल टाइटल तुम्हें कब ट्रांसफर होगा? पढ़ें जी। Seller may retain the legal title to goods to protect the collectability of amount in case of installment sale। ठीक है, अच्छा जी। अब अगला ये है कि लीगल टाइटल कस्टमर के पास है बट रिस्क एंड रिवॉर्ड नॉट ट्रांसफर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है कंट्रोल नॉट ट्रांसफर्ड। इसमें सेलर सेल नहीं बुक कर सकता, इसमें सेलर सेल नहीं बुक कर सकता क्योंकि सिर्फ उसके नाम लगवाया है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। एक हमने किया था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने जैसे कॉलेज वालों को फिलिप्स ने बल्ब बेचे थे सेल ऑन रिटर्न बेस, तो उसमें हमने उसको बेचे थे, अल्लाह आपका भला करे, पास पेपर क्वेश्चन 5 में कोई चीज़, और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी नीचे कि मुझे अंदाज़ा नहीं है पास्ट एक्सपीरियंस के कितनी % चीज़ें वापस आएंगी। तो सारी चीज़ें उसके नाम लगवा दी थी लेकिन सेल बुक नहीं की थी, और सारा पैसा जो आया था वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में डाल लिया था बिकॉज वापस आने का डर था। तो उसमें 100% सेल ही बुक नहीं की थी। ये देखें सवाल, मैं आपको साबित करने लगा हूं लीगल टाइटल कैसे ट्रांसफर हुआ है। डिलीवर्ड 500 यूनिट्स टू ब्रेवो, तो लीगल टाइटल तो उसके पास आ गया, बिल उसके पास है, अब वो हर एक को कहेगा ये मेरी चीजें हैं। द प्रोडक्ट इज न्यू एंड RL इज नो रेलिवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न। मुझे कोई तजर्बा नहीं है कितनी चीजें वापस आए। तो मैंने कहा था सेल बुक ना करें। सेल बुक ना करने का क्या मतलब है कि फिर मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी ट्रांसफर नहीं हुए, मेरे ख्याल से चीजें सारी की सारी भी वापस आ, क्योंकि मैं उसे खुद मुंह से कह के आया हूं तुम चीजें वापस कर देना। ये कहां लिखा हुआ है तुम चीजें वापस कर देना? इज अलाउड टू रिटर्न अनयूज्ड यूनिट्स। अगर मैं उसको कह के आया हूं चीजें वापस कर देना, फिर कैसे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया? फिर तो रिस्क एंड रिवॉर्ड उसे ट्रांसफर नहीं हुए, फिर तो मेरी चीज उसके पास पड़ी हुई है, बल्कि इसको हमने शो किया था बैलेंस शीट में इन्वेंट्री विद कस्टमर के नाम से। तो ये 3 लाइनें अगर मैं हाईलाइट करूं तो शायद बात समझ आ जाए। आई हैव डिलीवर्ड 500 यूनिट्स मींस लीगल टाइटल पास्ड ऑन, बिल बना के दे देंगे, हर एक को कहेगा ये मेरी चीजें हैं, बट BL इज अलाउड टू रिटर्न अनयूज्ड यूनिट्स, और चीजें हैं भी इसी की, अगर उसे पसंद आ गई फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन एक डर सा जरूर है मुझे कि मैं इसकी सेल बुक नहीं कर रहा। क्यों? वापस, और नीचे रेलेवेंट एक्सपीरियंस ये है कि कोई मुझे अंदाजा नहीं हो सकता है सारी चीजें ही वापस आ जाएं। तो पास पेपर क्वेश्चन 5 के B का 2 इसका जवाब है। हाँ जी बताएं। कस्टमर मे रिटर्न द गुड्स विद इन अ पीरियड अगेंस्ट फुल रिफंड इवन व्हेन द टाइटल हैज बीन पास। टाइटल उसको मिल चुका था, एंड एंटिटी इज नॉट श्योर एज टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफंड एज प्रोडक्ट इज न्यू। ओके, 4-5 सफ़े पीछे करें पास पेपर क्वेश्चन 1 से। ये क्वेश्चन जरा देखें, क्वेश्चन 25। डिस्काउंटिंग वाले सवालों में क्या होता है रूल?
डिस्काउंटिंग वाले सवालों में रूल क्या होता है? डिस्काउंटिंग वाले सवालों में रूल क्या होता है? प्लॉट द कैश, कैश द प्लॉट ही। कोई नहीं, कह रहे हैं हो ही जाता है। मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ, गाड़ी मेरे पे आ रही है। An entity sells a product to a customer for rupees 121 on 3 अक्टूबर 2007. That is payable 24 months after the lapse of return period of 90 days. इस लाइन का मतलब बताए कोई, आगे पढ़े बगैर। An entity sold a product to a customer for rupees 121 on 3 October. That is payable 24 months after the lapse of 90 days के 2 साल बाद तुम मुझे पैसे देना। ये 90 डेज किस लिए हैं? रिटर्न पीरियड है। मुझे ये लग रहा है कि 3 अक्टूबर को अभी फिर चीजें सिर्फ हुई हैं, हाँ, अनलेस कि हम कह दें कि पास्ट एक्सपीरियंस हमारा ये है कि चीजें वापस जो है वो नहीं आया करती, फिर सेल बुक कर ले तो मुझे कोई मसला नहीं। द प्रोडक्ट इज न्यू एंटिटी हैज नो रेलेवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न्स और अदर मार्केट डेटा अवेलेबल। दैट्स व्हाई ये हैंड ओवर है या सेल में डाल दूं, अंदाजा लगा लें। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन कहते हैं मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं कम से कम कि कितनी चीजें वापस आनी है। आप बताएं ये हैंड ओवर है या कंट्रोल ट्रांसफर्ड है? हैंड ओवर है। Therefore the entity conclude that risk and reward will transfer to customer on expiry of return period. तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होंगे? 3 जनवरी को। इस दिन क्या होगा? कंट्रोल ट्रांसफर्ड। द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 100। अगर कैश में बेचते तो 100 की बेचते। ये 100 रुपया तब रेलिवेंट होता जब डिस्काउंट रेट मिसिंग होता। एक क्लास में आपको मैंने बताया था। प्लीज इसको इग्नोर करें। हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, इसको प्लॉट करना है हमने। कैश सेलिंग प्राइस ना देखा करें, कैश सेल है ही नहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं नहीं लिखा हुआ कैश सेल है। ये 100 रुपया शायद रेलिवेंट होता सवाल में अगर डिस्काउंट रेट मिसिंग होता। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 80। द एंटिटी हैज ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स इम्प्लिसिट रेट ऑफ 10%। आप बता दें जी कब कैश प्लॉट करूं? पेबल 24 मंथ्स आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 90 डेज। तो यहां पे कहीं जाके 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, इतना फिर डिटेल में ना जाए, बस 31 दिसंबर ही कर लें। यहां पे कहीं जाके मुझे पैसे मिलने हैं। कितने पैसे मिलने हैं माय डियर? 180। तो 121। तो कैश आया इधर, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ इधर, जिसको डिलीवरी कहते हैं। प्लॉट द कैश एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कैश प्लॉट करें और क्वेश्चन करना शुरू करें। अच्छा, अब कैश कितने अरसे बाद मिलने हैं? रिटर्न पीरियड के खत्म होने के 2 साल बाद। अब पहले तो एंट्रीज देख लें। 2007 में जो एंट्रीज होंगी, 2007 में 3 अक्टूबर को एंट्री होगी इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट। हम इन्वेंट्री क्रेडिट करते थे, लेकिन आईकैप ने आजकल इन्वेंट्री इन हैंड का लफ्ज यूज करना शुरू कर दिया हुआ है। इन्वेंट्री इन हैंड क्रेडिट, इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट, क्योंकि ये मेरे पास पड़ी नहीं हुई। कितनी? एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 80। अच्छा, ये 2007 हो गया। अगली एंट्री कब होगी? 2008 में। अच्छा, ऐसे सवाल में ना सेल पहले से निकाल के रखनी नहीं होती, क्योंकि वो सेल आप इधर ही पीवी फौरन निकाल लेंगे। लेकिन अगर एडवांस आ जाता है 121 और डिलीवरी 2 साल बाद करनी होती, फिर सवाल में मैंने कहा था सेल निकाल के रख लिया करें। तो डेट 3 जनवरी 2008। एक्सेलेंट, 3 जनवरी 2008।
8, इस दिन मैंने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, तो इस दिन क्या बुक करूंगा? सेल। 121 इंटू 1.10 रेज टू पावर -2 100, और फिर 31/12/2008 को इंटरेस्ट पूरे साल का ही बुक कर लें, खैर है उसमें नहीं जाने। 100 इंटू 110। 2008 में एंट्रीज बताएं। 3 जनवरी, बोलें। डेटा डेबिट 100, और माय डियर ना इंटरेस्ट इनकम की एंट्री नहीं करनी, खुदा का खौफ करें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री विद कस्टमर क्रेडिट, कितने से? 80 से। अब कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर लें। और 31 दिसंबर को, अगर बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल बंदे हैं तो फिर 10 रुपये को पकड़िएगा और डिवाइड कीजिएगा 365 दिन से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 362 दिन से। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 की पूरी ही इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डेटर डेबिट इंटरेस्ट, ये कितने दिनों का इंटरेस्ट है? 365 दिनों का, लेकिन मेरे साल में 362 दिन आए हैं, तो उस तरह कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। 90 डेज 1 जनवरी तक तो नहीं है माय डियर, 90 डेज तो, अच्छा हाँ ये भी तो बात है। वेल डन यार, ये कौन बोला है? ठीक है भाई, कह रहे हैं असल में अक्टूबर में कितने दिन है? 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, इसलिए वो कह रहे हैं कि 90 डेज उस दिन ही बन जाएंगे। ठीक है, वेल डन। तो फिर 3 जनवरी को तो फिर हम सेल बुक ना करें, फिर तो 1 जनवरी को कर लें। ओके माय डियर, शुक्रिया। 1 जनवरी, 3 जनवरी की बजाय। ओके, अब एंट्री बताएं भाई। डेटा डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 10 से। चलें जी, नोट कर लें। फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र की डेट भी सही कर दूं मैं, ये वाली कर लें। चलें जी, पहले साल की एंट्रीज लिख लें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था सवाल था। हैंड ओवर हो रहे थे पिछले साल और सेल्स रिकॉर्ड हो रही है इस साल। यार इनके लिए 500 रुपया मंगवाए भाई के लिए। तस्वीर क्यों नहीं खींच रहे? क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर। ओके, दे दो, रसीद ले लो सब, 500 रुपया पूरा। ना तंग किया, शुक्रिया भाई आप आए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, नेक औलाद दे। अच्छा जी, क्या किया था सुबह सुबह? वो तो एक छोटा सा सवाल किया था, इससे अगला जो है इसके नीचे जो सवाल था वो किया था सुबह आते ही, क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद क्या किया था? फिर वो शुरू हो गए थे पीओ सेटिस्फाइड, नहीं सॉरी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और फिर चल सो बस फिर उसी की एग्जांपल्स की थी। आज तो और कुछ भी नहीं किया।
another day of life is utilized. और आज सुबह सुबह क्या किया आते ही अभी दूसरी क्लास में, पहले वही खत्म किया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा था माय डियर, आज ये नहीं किसी ने बताया, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा था, और फिर उसके बाद इन द एंड ये एक आसान सा फारक सा सवाल किया। अच्छा, अब हम घर से तो तैयारी करके आए हुए हैं कि आप लोगों को क्या करवाना है, बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है हमने, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सोची हुई हैं आपको करवाने वाली। अच्छा, एक जी छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड में, होना तो मेन क्लास में चाहिए लेकिन नॉन मेन क्लास में कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी फ्री कर दें। आप ज़्यादा फ्री नहीं होना आप लोगों ने, आपको जल्दी जल्दी फ्री कर देंगे। अच्छा जी, कब सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए एट अ पॉइंट इन टाइम? आज हमारी डिस्कशन क्या है माय डियर? कब सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए एट अ पॉइंट इन टाइम। आ जाए माय डियर पेज 467 पे। बस खत्म हो गया भाई, हाथी निकल गया, दुम रहेगी। आपको पता है दुम में मसले मसाइल होते हैं तो जरा टाइम लग जाता है। हाथी निकल गया है FRS 15 वाला। पास पेपर तो तकरीबन अब हमारे सारे ही खत्म हो गए हैं। तो पेज नंबर 467 कहते हैं भाई सॉरी, मैं आपको नहीं बता रहा कब रिकॉर्ड होना चाहिए रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम। कहते हैं ओवर टाइम वाली चीजें पढ़ लो, जब तीनों का ना जवाब मिल जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो एट अ पॉइंट इन। हमने कहा नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा तो बताओ ना। वैसे हमने कहना कोई नहीं था, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा तो बताओ ना कब रेवेन्यू रिकॉर्ड किया करें पॉइंट इन टाइम। कहता है ज्यादा तंग ना किया कर, जब उसको चीज दे देना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया कर। बहुत तंग करके रखा हो, जब चीज उसको दे देना तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया कर। हाँ मुझे पता है सेल ऑन इंस्टॉलमेंट पे ऐसा नहीं करते आप, वो छोड़े, अभी मैं वो बात नहीं पढ़ा। कहता है जब उसको चीज दिया कर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया कर एट अ पॉइंट इन टाइम, या जब तुझे पेमेंट का राइट बन जाए तो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया कर, तो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया कर। ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, एक कोई इसमें से कोई फाइनल चीज नहीं है। मैं कहते हैं मेरा ख्याल से इन मौकों पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट, अगर आपको पैसे लेने का हक बन गया तो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें एट अ पॉइंट इन टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम, असल में सवाल आज का ये है कि व्हेन अ कंट्रोल इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर्ड, कब कंट्रोल ट्रांसफर होता है। और कहता है यार वैसे मेरे ख्याल से ना जब वो चीजें थाम ले अपने हाथ में, घी का डब्बा आपने उसे पकड़ा दिया तब भी रेवेन्यू बुक कर लो, कोई मसला नहीं, तब भी रेवेन्यू बुक कर लो जैसे ही वो घी का डब्बा अपने हाथ में थाम ले। ब्रेकटे ब्रुकटे भी मैं नहीं पढ़ा। और कस्टमर हैज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप, और 80-90% रिवॉर्ड, सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड आपने उसको ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी तकरीबन चीज उसको पकड़ा ही दी है। तो कहते फिर भी मेरे ख्याल से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। IAS 18 में सिर्फ यही लिखा होता था कि अगर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर को दे दिए तो सेल रिकॉर्ड कर लें, लेकिन IFRS 15 नया आया हुआ है, वो कुछ और कहता है। और कस्टमर ने अगर चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं, कई दफा वो आप पसंद कर लेते हैं, दुकान पर रखवा जाता है, कस्टमर ने अगर चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं तो कहते हैं मेरे ख्याल से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें एट अ पॉइंट इन टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल, शायद याद करने की जरूरत है, किसी MCQ वगैरह में आ सकते हैं। अगर हमें पैसे लेने का हक बन गया है या हमने चीजें उनके नाम लगवा दी हैं या हमने चीजें उसको पकड़ा दी हैं या उसने पसंद कर ली हैं या तकरीबन 90% उसी का रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया है, या उसने पकड़ ली हैं चीजें हमारे हाथ से, एक्सेप्ट कर ली हैं चीजें, या एक्सेप्ट करके कि हमारे पास भी रखवा के चला जाता है, तो कहते हैं इन सारी सूरतों में मेरा ख्याल से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो पॉइंट इन टाइम। एक एंटिटी को चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड करे व्हेन इट सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग गुड्स। एन एसेट इज ट्रांसफर्ड व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स द कब्जा। गुड्स एंड सर्विसेज इवन इफ ओनली मोमेंटेरीली व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड यूज्ड, मतलब जब वो यूज करना शुरू कर दे। कंट्रोल ऑफ एन एसेट रेफर्स टू एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट। यार ये ना वो डिस्कशन कर रहे हैं IAS 16 वाली, IAS 16 वाली डिस्कशन ये होती थी, बिल्कुल IAS 16 की तरह समझो आप कि जब चीज आपके कब्जे में आ जाए ना कस्टमर के, तो समझ लो हमारी तरफ से बिक गई है। कंट्रोल का मतलब IAS 16 और IAS 38 में यह था कि दूसरों को इस्तेमाल करने से आप रोक सकें। अब मिसाल के तौर पे दुकानदार ने मुझे गाड़ी दे दी,
और दुकानदार कह रहा है यार जरा देना, मेरी बेगम को चाहिए गाड़ी। ओ भाई, आई हैव अ कंट्रोल नाउ, अब आप चीज बेच चुके हैं। तो कंट्रोल के बारे में वो डिस्कशन इसने की है जो IS 16 वाली है, वो मुझे करने की जरूरत नहीं। जी, चीज का कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होता है बताएं? अगर मैं अगले को इस्तेमाल से रोक दूं, तो बस ये पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं। चीज का कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होता है? अगर मैं अगले को इस्तेमाल से रोक दूं। ओके जी, नेक्स्ट। when evaluating whether a customer controls an entity shall consider any agreement to repurchase। हो, ये repurchase तो आपके सिलेबस में वैसे ही खत्म हो गया है, सेल एंड रीपरचेज होता था एक। अच्छा जी, if performance obligation is not satisfied over time, कहते हैं असल में ओवर टाइम मैंने समझा दिया आपको, अगर ओवर टाइम ना हो तो क्या करो? एन एंटिटी रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन। असल ये लाइन है सारी लाइनों की, जब ओवर टाइम की 3 शराइत पूरी ना हो रही हो तो रिकॉर्ड कर दिया करो एट अ पॉइंट इन। दीज आर नॉट कंक्लूसिव थिंग्स, दीज ऑल आर जस्ट indicators to determine the point in time at which a customer obtains control of a promised asset and entity satisfies a PO. The entity shall consider the requirements of control. In addition, an entity shall consider indicators of transfer of control which include but are not limited to। कहते हैं ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूं, लेकिन खाली ये मिसालें नहीं है, कई दफा और भी चीज होती है, उससे पता चल जाता है कि कस्टमर को चीज क्या हो गई है, पसंद आ गई है। अच्छा, दुकानदार कब सेल बुक कर लेता है? जबकि कस्टमर हैज अ लीगल टाइटल। कस्टमर हैज अ इसकी एक्सेप्शन बताएं। कस्टमर के पास लीगल टाइटल है तो दुकानदार ने सेल बुक कर ली। आप बताएं, कस्टमर के पास लीगल टाइटल नहीं है तो भी दुकानदार ने सेल बुक कर ली। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? कस्टमर हैज no legal title but record revenue। कोई मिसाल दें। कहते हैं वैसे वैसे पता है क्या, कस्टमर को लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाए तो सेल बुक कर लो। इन सारी सिचुएशंस में क्या करना है? बुक द रेवेन्यू। इन सारी चीजों में क्या करना है? जो डब्बे के इधर हैं, बुक द रेवेन्यू। एक्सेप्शन का क्या मतलब होगा? कस्टमर हैज नो लीगल टाइटल, कस्टमर का लीगल टाइटल नहीं है बट रिकॉर्ड रेवेन्यू। अभी बता दिए इंस्टॉलमेंट सेल। However, sometimes in sale on installment base, entity retains the legal title to protect collection of money. बस in such a case sale is recorded। तो पेपर में अगर सवाल आए, जो भी हमने किया है पास्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 में, कि आम तौर पे लीगल टाइटल का मतलब होता है सेल रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कोई ऐसी मिसाल भी है जिसमें लीगल टाइटल ना मिल रहा हो फिर भी सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, किस्तों किस्तों पे चीजें आप बेचें तो सेल रिकॉर्ड कर लें। कुछ समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? समझ आ गई? अच्छा जी, इसको छोड़ दें, ये अलग डिस्कशन है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? कस्टमर हैज नो फिजिकल पोजेशन बट सेल रिकॉर्ड कर लें, बिल एंड होल्ड। हमने उसे मशीन बेची थी और स्पेयर पार्ट्स बेचे थे, उसने कहा था स्पेयर पार्ट्स रखने की मेरे पास जगह नहीं है, तो कस्टमर डिड नॉट टुक द पोजेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स बट वी स्टिल रिकॉर्डेड द सेल। सोच के बताएं, सोच के बताएं। कस्टमर हैज नो फिजिकल पोजेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स बट सेल वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज नंबर फला। स्पेयर पार्ट्स were not in physical possession, were excellent of customer, were not in physical possession of customer
but entity still recorded, यार ये तस्वीर खींचो सारी इसकी, अभी मैं बताता हूं, but entity still recorded the revenue. पेज नंबर 489. ओके, अब जरा मैं सारी बहस को अंग्रेजी में एक दफा बताता हूं ताकि आपको भी याद हो जाए और आपको भी और आपको भी. दो द जनरल रूल इज दिस that the IFRS has prescribed the criteria for recording the revenue over time. So if all of the criteria, three criteria of over time are not met, then we will record the revenue at a point in time. However, the standard is giving some examples, some indicators which show that revenue may be recorded at a point in time where the seller has a right to money or the customer has a legal. इन सारी चीजों से देखिएगा आपको लगेगा कि बायर की चीज बन गई है, पांचों से देखिएगा आपको यही लगेगा. The seller has right to payment and the customer has legal title or customer has physical possession or customer has obtained control or customer has accepted the. These are indicators, but these examples are not exhaustive. These are only indicators that revenue may be recorded at a point in time. And as far as the control is concerned, what does the control word means? What does the control word means? Control word means that customer has obtained the control and he can restrict the others from using these things. तो ये कंट्रोल का लफ्ज़ है. असल में कंट्रोल का मकसद होता है आपके कब्जा आ गया, अब आप दूसरों को ये चीज इस्तेमाल करने नहीं देंगे. ओके, चलें भाई जाएं आज का आखिरी सवाल करके. सो इट इज़ हाइट ऑफ एनीथिंग कि हमें होमवर्क नहीं मिल रहा. इस पे तो दुख की बात है कि हमें होमवर्क नहीं मिल रहा. कम ऑन, पेज नंबर 449. 449. कितने बजे बुलाया था? 2:35 पे. 40 मिनट तो बहुत ज़्यादा है. जाएं, छोड़ें, लीव इट. होमवर्क में लिख लें, अगर करना है कर लीजिएगा, वरना कल तो डिस्कस करेंगे. जाएं जाएं जाएं, जल्दी जाएं भाई, जल्दी जाएं. यार रिक्शे वाला आया होगा.